जय जिनेंद्र सभी को। अजय जी शुरू करें मीटिंग। हाँ अमित जी, मेरे सबसे स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। ठीक बात है। तो एक जस्ट ऐसा है तो एक मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट बाद स्टार्ट कर देते हैं। ठीक बात है। जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, हाँ बोलिए अजय। आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना? वो जो आपने मतलब मुझे जीएसटी के बारे में वो टीपीएफ का जो अपना आपने एक फाइल शेयर किया है बजट के ऊपर, ओके उसी के पॉइंट्स, मतलब उसी के थ्रू आई विल कंडक्ट प्रेजेंटेशन या पॉइंट्स, क्योंकि उसमें सारे हैं ही और सबके पास अवेलेबल ही है। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना आप? मैं भी कर सकता हूं, बट आप या तो आप मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा, या तो आप होस्ट हैं तो आप वो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा खाली, मैं आई विल बी स्पीकर ऐसा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, आपके प्रॉपर कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आप बता दीजिए। अमित जी स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन। जरूर। तो हम लोग सभी को जैसे विदित है कि हम लोग ये सेशन टीपीएफ के सेंट्रल टीम के आयोजन में बजट से जो अभी रिसेंटली 1 तारीख को बजट जो अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उनके जो मुख्य पॉइंट है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और अगर किसी की क्वेरीज हैं तो वो क्वेरीज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम ये बजट सेशन शुरू करते हैं नवकार मंत्र के साथ। तो हम लोग सबसे पहले 3 बार नवकार मंत्र का जाप करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बजट सेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओम ह्रीम नमो
अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सौवसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सौवसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं नमो नमो सिद्धाणम् सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्च नमोऽकारो सौवपावपणासनो मङ्गलं च यदि परमं हवै वै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वेस्ट जोन के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी पारेख का। वैसे तो सभी उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं, बट थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी यहाँ वडोदरा में ओएनजीसी में कार्यरत है, सीए एज ए सीए। राजेंद्र जी अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप जो बजट है अपना ओवरऑल बजट क्या हमें सूचना देता है और गवर्नमेंट का क्या इंडिकेशन है आगे आगे फ्यूचर की ओर, उसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद अमित जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को जय जिनेंद्र। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है जो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, और लोकल बॉडीज यानी शहरों में नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटीज और गाँव में ग्राम पंचायत होती है। तो आज हम इन सब के अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र है और इस कार्य क्षेत्र को करने के लिए लोग के खर्च भी होते हैं, इसके लिए लोग टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, तो इन सब का हम बजट कहते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की, इसको की यूनियन बजट भी कहते हैं। और जैसा अभी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जब परसों 1 तारीख बजट पेश किया था तो इसको अमृत काल का पहला बजट कहा था। अमृत काल का मतलब है कुछ दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हमारे आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव हो रहा है और अगले जो हमारे 25 साल है वो हमारे अमृत काल होंगे। जैसा मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि और बहुत अच्छे दिन आएंगे। तो उम्मीद करते हैं हम भी ऐसा ही। सबसे पहले मैं इस बजट के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। ये अगले साल का यानी 2023-24 का भारत सरकार का टोटल खर्च का अनुमान है 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ रुपीज का अगले साल सरकार खर्च करने जा रही है। और टोटल जो इनकम है अगले साल सरकार की वो होगी लगभग 27 लाख करोड़, यानी 18 लाख का बजट में डेफिसिट है। पर भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी जहाँ देश को आगे बढ़ने का और डेवलप करने का बहुत सारी जरूरत है, वहां पे इस तरह का जो डेफिसिट होता है यानी 15 लाख करोड़ का खर्च और 27 लाख करोड़ की आमदनी, 18 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है, वो हमारी जो कुल जीडीपी है, हमारी कुल जीडीपी है $300 ट्रिलियन, 300, उसका सिर्फ 6% ही है। और ये 6% एक एक्सेप्टेबल चीज होती है, नॉर्मली इकोनॉमी में इस तरह का डेफिसिट चलता है। अब जो हमारे मेन हेड है इनकम के, उसमें डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, कंपनियों से इनकम टैक्स आता है वो और इंडिविजुअल का, ये पूरा मिला के 30% है, 30% डायरेक्ट टैक्स से आता है
17% यानी 17% GST से आता है, लगभग 11% एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से आता है, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट से या दूसरे मिसलेनियस रिसीट से पूरा करती है। जो मेजर खर्चे के हेड है उसमें सबसे बड़ा खर्चा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बजट का बड़ा डेफिसिट है, जो लगभग 34% अमाउंट है वो सरकार कर्ज लेती है, बोरो करती है। तो जो खर्चा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 20% है ब्याज, इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग पे, अपने लोन पे चुकाती है। इसके अलावा जो ये टैक्स कलेक्शन होता है GST का और डायरेक्ट टैक्स का, उसमें लगभग स्टेट को जो शेयर जाता है वो टोटल अमाउंट का 18% है। इसके अलावा जो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे सब्सिडी पे लगभग 10% एक्सपेंस होता है और डिफेंस पे 8%। इस बार के बजट की एक खास बात थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर का थ्रस्ट था, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, और ये पिछले साल से 33% ज्यादा है। जो लास्ट ईयर किया था उससे 33% ज्यादा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी करीब 3,40,000 करोड़ के कैपेक्स के बजट होते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के। और एक रेलवे का अलग रहता है, वो इस साल 2,40,000 करोड़ रुपया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च कर रही है, और इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे भी आएंगे, रोजगार भी आएंगे, और मार्केट में मनी का फ्लो भी होगा। इन सारी चीजों का के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट का बहुत जोर रहा है, और इस साल भी बहुत ज्यादा रहा है। कुछ एक चीजें और भी है जो बजट के महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु, जैसे एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में गवर्नमेंट ने इनकरेज करने के लिए कुछ स्कीम के मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट बढ़ा दी है, जैसे MIS या सीनियर सिटीजन डिपॉजिट की। और उसके अलावा एक महिला सम्मान बचत पत्र की एक नई योजना लेके आए हैं इस बार, जिसमें कि कोई भी महिला 2 लाख रुपये 2 साल के लिए जमा कर सकते हैं, उस पर 7.5% ब्याज मिलेगा। एक का आजकल अपने लोग हमेशा एक चीज देखते हैं, KYC की बहुत ज्यादा हर जगह पे लगी रहती है, बैंक हो या कहीं भी हो, हर काम में। तो गवर्नमेंट ने इस बार ऐसा कहा कि इसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और ये ऐसा नहीं कि हर जगह एक जैसी KYC लगेगी। जहाँ ज्यादा रिस्क वाली एरिया वहाँ ज्यादा KYC स्ट्रिक्ट रहेगी, और जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ पे KYC का नॉर्म्स भी सिंपल रहेंगे। और इन सब चीजों को जो हमारे एड्रेस चेंज होते हैं या कोई आइडेंटिटी में चेंज होता है, इन सब के लिए एक सेंट्रलाइज एक एजेंसी होगी, जहाँ पे कि आदमी सारे के जगह पे एड्रेस चेंज करा सकता है, अपना नाम, आइडेंटिटी वगैरह चेंज करवा सकता है। इसको मेनली डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। डिजी लॉकर का बजट में कई बार जिक्र आया, और आगे गवर्नमेंट इस डिजी लॉकर को काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करने वाली है। इसलिए जो लोग इस चीज से परिचित नहीं है, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को अब धीरे धीरे डिजी लॉकर अपना बना के और इस पे डॉक्यूमेंट रखने का और ये सारा प्रोसीजर सीखना और समझना चाहिए। काफी लोग हमारे बीच ज्वेलरी इंडस्ट्री से भी है, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इस बार गवर्नमेंट ने जो लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं, जो लेबोरेटरी में डायमंड डेवलप होते हैं, उनको काफी इंकरेज कर रही है। क्योंकि ये जो रफ डायमंड होते हैं बाहर से इंपोर्ट होते हैं, हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है। और अभी जो रसिया यूक्रेन वार वगैरह चली, तो इसमें बाहर से इंपोर्ट डायमंड आना कम हुआ, तो यहाँ काफी लोगों के रोजगार पे भी संकट आ गया। तो गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है। एक IIT जो है इंडिया की एक बड़ी किसी भी IIT को वो इसके ऊपर R&D का काम दे रहे हैं। तो वो उस पर R&D करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी वाले डायमंड कैसे बना सके, उसको इनकरेज करेंगे। इसके लिए जो सीड चाहिए होती है उसके इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी भी 5% थी, उसको 0% कर दिया है। एक और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा, जो है कि जो प्राइवेट कंपनियां किसी को अगर ट्रेनिंग पे रखती है, किसी युवक युवतियों को, तो उसको जो स्टाइपेंड देना होता है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, उसमें गवर्नमेंट भी अपना शेयर देगी। तो इस ये करीब करीब 50 लाख यंग लोगों के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया अगले साल में। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो लोगों को, जो यंग जनरेशन है, नए लोग हैं, उनको ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा, और बाद में काफी सारी कंपनियां ऐसे ट्रेनिंग को अपनी कंपनी में रेगुलर रोजगार भी दे देती है। तो ये इस नजर से इसका स्कीम का एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत महत्व है। एक बड़ी चीज हम लोगों के लिए जो रिलेवेंट है, MSME, यानी जो छोटे मीडियम और स्मॉल मीडियम साइज के उद्योग है, उनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट काफी कर रही है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और हमारे देश में काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं। तो एक जो कोविड के टाइम में एक शुरू की थी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसका टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया है। एक गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया था, जो कि किसी को MSME को लोन लेना हो बैंक से, तो कोलेट्रल या गारंटी वगैरह नहीं देनी पड़े, उसके लिए वो ट्रस्ट बनाया था। पर वो ट्रस्ट इतना काम नहीं कर पा रहा था, तो इस बार गवर्नमेंट ने उससे एक बड़ा फंडिंग किया उस ट्रस्ट को, ताकि वो कम से कम 2 लाख करोड़ तक की इस टाइप की गारंटी दे सके।
तो इससे एमएसएमई लोगों को लोन लेने में बैंक से हेल्प मिलेगा, बिना कोलेटरल के, बिना गारंटी के लोन ले पाएंगे। उसके अलावा एक कुछ 2 साल पहले गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई कंपनी आएगी उसको सिर्फ 15% इनकम टैक्स ही लगेगा। तो उसके लिए ऐसी कंपनियों के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करने की डेट थी मार्च 2023। अभी गवर्नमेंट ने वो डेट 1 साल और एक्सटेंड कर दी, यानी वो मार्च 2024 तक भी प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उसको 15% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, 15% इनकम टैक्स का। इसके अलावा और भी दूसरे एक जो छोटे उद्योग होते हैं उनको एक लिमिट तक जिनका टर्नओवर होता है उनको प्री एजम्प्टिव टैक्सेशन का लाभ मिलता है, यानी उनको फिक्स एक परसेंटेज इनकम एज्यूम करके उस पर टैक्स पे करना होता है। तो इसमें टैक्स की लिमिट भी बढ़ाई है, साथ में कंडीशन भी है कि उनकी रिसिप्ट जो है वो कैश में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां होती है वो एमएसएमई को जब एक्चुअल पेमेंट करेगी तभी उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। तो इसके जरिए एमएसएमई को पेमेंट जल्दी मिलने में सहायता मिलेगी। कुछ कोविड के टाइम में एमएसएमई जो अपने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई थी, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट कंपनियों के साथ, तो उनकी सिक्योरिटी या जो परफॉर्मेंस बॉन्ड होता है वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। तो अभी गवर्नमेंट ऐसे केसेस में 95% उनको रिफंड करके दे रही है। और अगर किसी का कोर्ट में केस भी चल रहा है इस तरह के मामले में तो गवर्नमेंट उसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी ला रही है। तो इस तरह से एमएसएमई में भी गवर्नमेंट काफी सारे इंकरेज कर रही है। पुरानी जो कैपिटल सब्सिडी, कैश सब्सिडी वगैरह है वो तो कंटिन्यू है ही, ये जो मैंने बताया ये कुछ नए और इंकरेजमेंट दे रही है एमएसएमई को। तो ये एक बजट का ओवरऑल सिनेरियो था जो मैंने बताया, खास इसके जो अलग अलग प्रोविजन है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन के, वो अब आगे आपको स्पीकर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। गवर्नमेंट के जो भी नए स्कीम्स लेके आई है एमएसएमई और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए अभी मैं आमंत्रित करूंगा गौरव जी लोढ़ा को, जो हमें इनकम टैक्स पर्टिकुलरली जिससे हम सभी जने इम्पैक्टेड हैं, जो हमारा लगभग सभी को ही टच करता है ये टॉपिक, उस पे अपनी जो इस बजट में, जैसा कि हमने देखा है कि डायरेक्ट न्यू टैक्स रिजिम लेके आए हैं गवर्नमेंट, जिसमें पिछले साल से भी उन्होंने थोड़ा इनकम टैक्स का स्लैब वगैरह कम कर दिया था। उस पर डिटेल में गौरव जी लोढ़ा हमें जानकारी देंगे। गौरव जी लोढ़ा। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले जय जिनेंद्र। स्क्रीन आ रही है अभी? हाँ, स्क्रीन आ गई है गौरव जी, आप फुल स्क्रीन पे लगा दीजिए इसको। हाँ, एक मिनट। देखिए, जो 5 लगा है, 3 लगा है, बरोड़ा की। तो इस बार 1 फरवरी 2023 को इस मोदी गवर्नमेंट का ये लास्ट फुल टाइम बजट था, जो यूनियन बजट 2023-24 इन्होंने अनाउंस करा। 1 फरवरी 2023 को मिसेस निर्मला सीतारमन ने इसे पेश करा। तो इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट टैक्सेशन के जो चेंजेस थे वो उन्होंने अनाउंस करे, जो कि हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट का एक गाइडेंस था कि सभी लोगों को आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आ पाए, जिसमें उनको किसी भी सीए की या फिर किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस कम से कम लेनी पड़े। तो उन्होंने इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म अभी करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट जो है इनकम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से ही होगी, जो कि सारे टैक्स पेयर पहले ITR 1, 2, 3 इस तरीके से वेरियस रिटर्न फॉर्म होते थे। अभी उसको एक कंसोलिडेट करके कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होगा, जिसमें प्रीफिल्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, जिसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है या फिर आपसे रिलेटेड नहीं है, तो
तो इसको रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल स्कीम मैकेनिज्म भी इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसको उसी टाइम पे डिनाई कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस बजट के अंदर जो हुआ है उसमें 2 रिजीम गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है, जिसके अंदर एक को नाम दिया ओल्ड रिजीम जो कि आज चल रही है, और एक सेकंड दिया न्यू रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। उसके अंदर उन्होंने जो पिछले साल जो भी रेट उन्होंने डिफरेंट उसमें लगा रखी थी कि डिफरेंट इस स्लैब में क्या क्या रेट्स होंगी, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं जो कि इक्विवेलेंट टू ओल्ड रिजीम की तरफ में के इक्विवेलेंट लेकर के जाने की कोशिश करी है, बट उसके अंदर फिर भी कुछ फ्लो अभी के पॉइंट पे हैं। अभी उन्होंने जो एक स्टेप लिया है कि 7 लाख रुपीस तक अगर किसी की इनकम के आ रही है किसी पर 2023-24 के अंदर, तो वहां तक टैक्स नहीं लगेगा, बट उसके संग में कुछ सर्टेन कंडीशंस उनकी तरफ से दी गई हैं कि उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में ही कर सकते हैं। और एक बार अगर न्यू रिजीम के अंदर गए हैं तो रिटर्न होने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये हमारे को बहुत सोच समझ करके इस रिजीम की तरफ में जाना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ओल्ड रिजीम में क्या, ओल्ड रिजीम के अंदर रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करें गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही उसकी रेट टोटल इनकम के स्लैब में कोई चेंज किया है। पहले भी 2.5 तक नेल था, 2.5 से 5 तक 5%, 20% एंड 30%। रिजीम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए। चेंज कहाँ किया गया है? न्यू रिजीम के अंदर। उन्होंने इसे न्यू रिजीम क्यों कहा? एक ओल्ड रिजीम चली रही थी तो न्यू रिजीम क्यों कहा? अभी गवर्नमेंट हसल फ्री एक रिटर्न की तरफ में जा रही है, जिसके अंदर किसी भी तरीके के पेपर वर्क को रिड्यूस करने की तरफ में एक है, जो हम डिडक्शन लेते हैं या फिर हम एग्जाम्पशंस डिफरेंट सेक्शन के अंदर लेते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट गाइडेंस है कि नाउ फॉरवर्ड अभी पब्लिक पेपर फ्री तरफ के अंदर टैक्स रिजीम के अंदर जाए। तो उन्होंने इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म और एक रेट जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा इंक्रीज करा अमाउंट के स्लैब को। तो अभी की जो अनाउंसमेंट है या प्रपोज्ड है उसके अंदर 3 लाख तक नील रेट करिए, 3 to 6 के अंदर 5%, 6 to 9 के अंदर 10, 9 to 12 के अंदर 15, 12 to 15 के अंदर 20% एंड 15 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रखा है। बट इन दोनों रिजीम के अंदर जो फर्क है वो सबसे बड़ा फर्क यह है कि ओल्ड रिजीम के अंदर जो भी एग्जेम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन या डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के अंदर जो भी है वो अवेलेबल रहेंगे, बट न्यू रिजीम के अंदर ये कोई भी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन और पेंशन के जो एग्जेम्पशन है उसके अलावा कोई भी एग्जेम्पशन उसके या फिर डिडक्शन उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हमारे को कोई भी रिजीम में जाने से पहले हमारे को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे को कितनी इनकम चाहिए, कितना हमारे को सेविंग के तरफ के अंदर जाना है, कितना हमारे को कैश इन हैंड चाहिए या लिक्विडिटी हमारे को कितनी चाहिए। एक और जस्ट एग्जांपल देखने से पहले रिड्यूस करा है। पहले तक गवर्नमेंट 37% अबोव 5 CR के लिए लेती थी, अभी उसको रिड्यूस करके पहले जैसे था वैसे ही रख करके बट 2 करोड़ से अब इट मीन्स कि बिलो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 से 1 करोड़ तक 10%, 1 CR से 2 CR तक 15% और अबोव 2 CR 25%। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर 2 करोड़ से ऊपर अर्न कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सम रिलीफ दिया गया है कि 37% जो हायर रेट रहती थी, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट इंडिया के अंदर है, तो उसको रिड्यूस करने की तरफ के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि कम थोड़ा हायर इनकम वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। अब ये एक एग्जांपल के तरीके से अपन समझेंगे कि भाई ओल्ड रिजीम में जाना हमारे लिए बेटर है या फिर न्यू रिजीम के अंदर, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसी भी पर्सन को देखनी है कि उसको एज ऑन डेट क्या हाथ में चाहिए,
उसको इनकम आज की तारीख में चाहिए या डेफर करके सेविंग करके वो फ्यूचर के अंदर उसको अर्न कर सकता है। तो एक एग्जांपल लिया है जिसमें मिस्टर ए की इनकम, ग्रॉस इनकम 20 लाख रुपीस है और वो किसी भी तरीके का डिडक्शन, एग्जेम्पशन एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल के अंदर उसको अनाउंस किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में भी एप्लीकेबल रहेगा। तो उसको देखते हुए अगर किसी को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लेनी है, कोई भी डिडक्शन नहीं लेना है, तो उसके लिए न्यू रिजीम से में जाना बेटर है, क्योंकि और उसको इन हैंड जो इनकम है वो ज्यादा आएगी, वो उसको एक्सपेंस ज्यादा कर पाएगा, इकोनॉमी को ज्यादा एक मिस्टर बी है जो कि सेम अमाउंट अर्न कर रहा है 20 लाख, बट वो एचआरए भी क्लेम करता है बिकॉज ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर वो रह रहा है। सेकंड, वो 80C का हो गया या फिर होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया या फिर ट्यूशन फीस हो गई अप टू 1.5 लाख। तो इसके ये दोनों ही एचआरए एग्जेम्पशन जो इस केस में बता रखा है या डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, वो दोनों ही न्यू रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इन हैंड ओल्ड रिजीम के अंदर कम मिलेगा तो टैक्स भी पे आउट कम होगा। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे को इन हैंड आज की तारीख के अंदर एक्सपेंस करने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए या फिर हमारे को सेविंग मोड में रहते हुए फ्यूचर की अर्निंग को देखना है। आज का जो परसेप्शन गवर्नमेंट की तरफ से है वो क्लियरली है कि आपको अगर इनकम ज्यादा चाहिए, इन हैंड इनकम ज्यादा चाहिए तो न्यू रिजीम बढ़िया है, और अदरवाइज ओल्ड रिजीम बढ़िया अगर सेविंग पर्पज से आप जाते हैं तो इस केस के अंदर हमारे को जहां पर भी डिडक्शन लेना है या हमारे को एग्जेम्पशंस लेनी है वहां पर ओल्ड रिजीम बढ़िया है। पर जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी फॉर से 30 लाख 40 लाख, तो उस केस में हमारे को हमेशा फिजिबल रहेगा कि न्यू टैक्स रिजीम। सेकंड, गवर्नमेंट ने एक रिबेट जो ओल्ड रिजीम के अंदर दे रखी थी कि अप टू 2.5 लाख रुपीस तक नील टैक्स लगेगा, बट अप टू 5 लाख तक अगर किसी टैक्स बनेगा वो अंडर सेक्शन 87A वो रिबेट के तरीके से मिल जाएगा, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो न्यू रिजीम में भी यही कंसेप्ट आया है कि 7 लाख रुपीस तक कोई भी अगर कोई टैक्स बनता है उसमें तो 87A के अंदर रहते हुए वो 100% डिडक्शन उसको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक तरीके का रिबेट है, ये क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से जो लो इनकम ग्रुप हैं उसको बेनिफिट देने के लिए, जिसका बेनिफिट हायर इनकम को ना मिले, उसको देखते हुए उन्होंने एक रिबेट का सेक्शन लेकर के आए हैं जो कि एक्सटेंड करा है न्यू रिजीम में भी, जो अभी ओल्ड रिजीम में है। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर। हाँ गौरव जी, गो अहेड। अभी लीव एनकैशमेंट जो कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री एक अमाउंट दिया जाता है कि 3 लाख रुपीस तक, पहले अर्लियर पीरियड के अंदर 3 लाख रुपीस तक जो भी इनकम अगर मिल रही है लीव एनकैशमेंट के रूट से वो टैक्स फ्री होती थी। गवर्नमेंट ने उस लिमिट को एनहांस कर दिया है और वो 25 रुपीस तक वो टैक्स फ्री रहेगी। बट ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है। कोई नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय है मीन्स उसके अंदर पीएसयू भी आ जाएंगे, उसमें बैंक्स भी आ जाएंगे, अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, बट ये हायर इनकम वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट है रादर देन
लोअर इनकम ग्रुप के लिए, क्योंकि उनका 25 लाख रुपीस तक लीव एनकेशमेंट शायद ना बने। बट हायर इनकम ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने लीव एनकेशमेंट का एक अमाउंट दिया है, टैक्स फ्री अमाउंट। फिर एक आ रहा है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम बनेगी, बट साइमल्टेनियसली उसको एक ऑप्शन भी अवेलेबल होगा कि वो ओल्ड रिजीम के अंदर जा सकते हैं। दैट मीन्स जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे सैलरीड पर्सन, तो अपफ्रंट के अंदर जो रिटर्न फाइल या डेटा जो अपडेटेड होकर के आएगा वो डिफॉल्ट न्यू स्कीम के साथ में आएगा। बट आपको एक चूज करने का राइट जरूर होगा कि हम ओल्ड स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं या न्यू रिजीम के अंदर। जैसे ही हम ओल्ड रिजीम की तरफ के अंदर जाएंगे तो डेटा या फिर जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो ओल्ड रिजीम के जैसे हो जाएंगे। बट हमारे को ये चूज करते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर न्यू रिजीम के अंदर हमने ओके कर दिया तो नेक्स्ट ईयर उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आई थिंक पारेख सर ने इसको कवर कर लिया था, तो इससे आगे चलते हैं। एक गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने के लिए काम किया है कि उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव रहती है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहता है कोऑपरेटिव सेक्टर, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो मिनिमम टैक्स लगता है वो 18.5 से रिड्यूस करके 15% कर दिया है, जिसमें 3.5% का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जिससे कि लोगों के पास के अंदर अर्निंग ज्यादा रहे और वो एक्सपेंस अपने जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उसके ऊपर वो एक्सपेंस कर पाए। सेम वे वहां पर भी सरचार्ज के अंदर रिडक्शन दिया है, जो कि पहले 12% लगता था 1 करोड़ टू 10 करोड़ की इनकम ग्रुप के ऊपर, उसको रिड्यूस करते हुए 7% तक उसको रिड्यूस करा है। मीन्स 5% का बेनिफिट गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर सरचार्ज लेवल पे भी दिया है, उसको कंपेटिटिव बनाने के लिए। फिर कैश विड्रॉल के ऊपर भी एक टैक्स लगता था, जिसके अंदर पहले 1 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा का कैश विड्रॉल करता था तो उसके ऊपर टैक्स लगता के अंदर आता था, जिसको उन्होंने एनहांस करके उसकी लिमिट को 3 करोड़ कर दिया है। तो उसमें अब उनके पास में 2 करोड़ रुपीस तक एडिशनल कैश विड्रॉल का एक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इसमें मेंबर इंटेंसिव रहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस लिमिट को एनहांस करा है। सेकंड ने करा है कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। अभी तक ये होता था कि हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करते थे और उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होता था अंडर सेक्शन 54F, हम उसके अंदर और जो भी अमाउंट हमारे को कैपिटल गेन हुआ है सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में पूरे अमाउंट के ऊपर हमारे को कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। बट गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करा है और अभी एक कैपिंग उन्होंने लगा दी है कि 10 करोड़ रुपीस तक अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। उसके ऊपर अगर कुछ भी अमाउंट है, अगर वो 54F में जाकर के एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स उस पर्सन के ऊपर, एसएससी के ऊपर होगा, वो देना पड़ेगा उसको। तो गवर्नमेंट का क्लियरली है कि हायर इनकम वालों को बेनिफिट रिड्यूस किया जाए या फिर उस करंट इनकम टैक्स को बढ़ाएं उसके वैल्यू को। अब नेक्स्ट की इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी तक हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के बावजूद अगर उसके ऊपर कोई भी इनकम होती थी, मींस बोनस के तरीके से या फिर उसके मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर लेकर के, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। बट अभी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है कि अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद में 5 लाख रुपीस से ज्यादा का कोई भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और उसके ऊपर कोई बोनस 5 लाख रुपीस से ज्यादा का मिलेगा तो उस ज्यादा अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स ये कैटर किया गया है कि किसी की कोई अगर 5 लाख रुपीस इंश्योरेंस के अंदर लगा रहा है तो वो हायर इनकम ग्रुप के अंदर काउंट होगा और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही उसको बेनिफिट पास ऑन करेगी। उसके बाद में जो भी बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट एक बीच के अंदर बहुत ज्यादा चला था कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के उसमें कंफ्यूजन बहुत सारा था कि 10,000 रुपीज की थ्रेशोल्ड लिमिट रख
बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं, तो इस बार गवर्नमेंट ने उस 10,000 की लिमिट हटा दिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को ऑनलाइन गेमिंग में कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर कोई भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी और ना ही कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर वो गेमिंग के अंदर ले रहा है तो उसके ऊपर उसको टीडीएस के रूट से या इनकम टैक्स के रूट से उसको पे आउट करना पड़ेगा। एक और था कि गवर्नमेंट ईटीएफ लेकर के आ रही है, गोल्ड ई गोल्ड की तरफ में जा रही है। तो अभी उसके ऊपर ही कंफ्यूजन था कि जब हम उसको कन्वर्जन करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस बार उसको क्लेरिफाई कर दिया कि कोई भी चेंजेस अगर उसके कन्वर्जन होता है फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड टू फिजिकल गोल्ड, तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। सिर्फ मोड चेंज हुआ है उसका, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड से फिजिकल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। अभी तक लास्ट ईयर तक एक गवर्नमेंट की तरफ से था कि किसी भी कोई पास में अगर पैन नंबर नहीं है और वो कोई भी टैक्सेबल इवेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 30% का टीडीएस रेट लगती थी, व्हाट्स एवर रेट उस सेक्शन के अंदर हो, बट उसके ऊपर 30% की टीडीएस की रेट लगती थी। तो गवर्नमेंट ने इस बार इसको रिड्यूस करा कि 20% तक का इनकम टैक्स लगेगा नॉन पैन केसेस के अंदर, अगर जो कोई भी पर्सन पैन नंबर नहीं दे पाता है तो। लास्ट इनकम मार्केट लिंक, अब एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल होगी तो वो अभी टैक्सेबल इवेंट के अंदर आएगी। पहले भी लगता था बट अभी उसको क्लियरली गाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि मार्केट लिंक डिबेंचर जो भी होंगे उसके ऊपर जो भी मार्केट की रेट अगर उसको मिलेगा, इनकम जनरेट होगी तो उसके ऊपर कोई भी जो भी टैक्स इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। थर्ड, बहुत सारे अब लास्ट है कि गवर्नमेंट के पास में कई सारे केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं स्मॉल स्केल स्मॉल लेवल पे भी, तो उसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 100 जॉइंट कमिश्नर इन स्मॉल अपील को कैटर करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए पेंडेंसी को वो किया है कि 100 ज्वाइंट कमिश्नर रहेंगे जो पर्टिकुलरली उन केसेस को देखेंगे, उसका रिडक्शन या फिर उसकी पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए अपील को। जो कि होपफुली पास होंगे आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर। हो गया मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा अजय जी शाह को, जो हमें जीएसटी में अगर कुछ इम्पैक्ट है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे। सभी को जय हिंद। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा है। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस, आ गया है। ठीक। ओके। चलिए, तो सभी को जय जिनेंद्र। बजट के रिगार्डिंग ऑलरेडी राजेंद्र जी ने, गौरव जी ने काफी डिटेल डिस्कशन और काफी एम्फसाइज पॉइंट्स पे डिस्कस किया है जो रेलेवेंट है आम आदमी के लिए। वैसे जीएसटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेजर कोई चेंजेस ऐसे बजट में नहीं आए हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली 47 काउंसिल मीटिंग हुआ था और
अभी इन दिस फेब 3rd वीक में 48th काउंसिल मीटिंग भी होगी, तो मेजर डिस्कशंस जीएसटी के काउंसिल मीटिंग के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू ही आ जाते हैं। बट कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो लॉ को लेकर या प्रोसीजर्स को लेकर है, जो मैं फटाफट आपके सामने हाईलाइट करके डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहे थे, तो वो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने वो ओपन कर दिया है कि आप भले ही कंपोजिशन स्कीम में हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी बिजनेस कर सकते हो, भले आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में हो, रेगुलर स्कीम में नहीं। उसके बाद दूसरा एक जो चेंज आया वो आया इंपॉर्टेंट है जो सबके लिए, कि 180 डेज वाला जो प्रोविजन था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एक ऐसा प्रोविजन है जो डिस्कस करता है कि अगर आपने कोई सप्लायर के पास से कुछ प्रोक्योर किया है और आपने उनको 180 दिन में पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जितनी भी आपने आईटीसी ली है उस प्रोक्योरमेंट पे या परचेस के ऊपर आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके लिए लॉ में ऐसा बोला गया था कि मुझे भी उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, बट अब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं दिखाना है, आपको आईटीसी रिवर्स करना है। यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट या चैलेंज ये है कि सपोज कीजिए कि अगर मैंने 1 लाख का परचेस किया हो और मैंने उसको पार्ट पेमेंट किया हो, लेट अस से 40,000, तो ये चैलेंज था, ये डिस्प्यूट में था काफी हाई कोर्ट्स में कि कौन से अमाउंट को आप रिवर्स करोगे। आप 60,000 जो मैंने पेमेंट कर दिया है उसके ऊपर भी मुझे रिवर्स करना है, या मुझे सिर्फ 40,000 पे रिवर्स करना है, या मुझे 1 लाख पे रिवर्स करना है। तो अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपने अगर पार्ट पेमेंट भी किया है तो 180 दिन के बाद जो आपका पेमेंट करना बाकी रह गया था अनपेड अमाउंट पे ही आपको आईटीसी सिर्फ रिवर्स करना है, ना कि पूरे अमाउंट पे। इट इज ओनली ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ आईटीसी। तीसरा एक वेलकम क्लेरिफिकेशन आया सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 17 जो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं कि आप कौन सी आइटम्स की क्रेडिट नहीं ले सकते, उसमें एक स्पेसिफिक सीएसआर एक्टिविटी जो है जिसको आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें क्लेरिफाई किया है कि अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। और वो भी एक चैलेंज में था, लेकिन इट इज बीइंग क्लेरिफाइड कि ये सारे अमेंडमेंट जो भी हैं, सारे चेंजेस जो भी बजट में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए, वो सारे चेंजेस नोटिफाइड होंगे। मतलब बेसिकली 2017 से 2022 तक अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 फॉर सीएसआर एक्टिविटी, तो उस केस में वो चैलेंज में नहीं है। लेकिन अब एक बार ये नोटिफाई हो जाए उसके बाद आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। एक और चेंज आया सेक्शन 23, सेक्शन 22, 23, 24, ये 3 सेक्शन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सेक्शन 23 में ऐसा कहा गया है कि जो बंदे द पर्सन हु आर एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, वो ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो एग्जम्प्टेड है या वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सेक्शन था सेक्शन 24। सेक्शन 24 ऐसा बोलता था कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो या चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो काफी डिबेट था इस पॉइंट के ऊपर भी कि उस केस में सप्लाई गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी। नाउ इन दैट केस इट इज ऑलवेज सेड दैट कि अभी उसको क्लेरिफाई किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर सेक्शन 23 में वो कवर हो गया है तो। सेकेंड, कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट चेंज व्हाट हैज हैपेंड, सेक्शन के बारे में ये चेंजेस आए। उसके बाद एक और चेंज आया कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 8, एनुअल रिटर्न, ये सारे जो भी ड्यू डेट्स पे रिटर्न फाइल करने थे, इन ड्यू डेट्स के रिटर्न, पहले ऐसा था कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको कब तक ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब सरकार बोल रही है कि आपको कोई भी रिटर्न 3 साल के अंदर फाइल करना है, 3 साल के बाद आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो बेसिकली पहले ऐसा था कि मैं अभी भी 18-19 का रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, मैं 19-20 का रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, बट नाउ थ्रू दिस बजट उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि आपको 3 साल तक की लिमिट मिलेगा, उसके बाद आपको लिमिट नहीं मिलेगा।
फिर एक रूल प्रिस्क्राइब करेंगे सेक्शन 54 रिफंड के बारे में जो बात करता है, उसमें ऐसा कहा गया है कि काफी डिबेटेबल इश्यूज आए व्हेन इट कम्स टू रिफंड। सरकार ऐसा बोलती है कि अगर आपको 60 डेज में गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती है सेक्शन 54 में, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये एम्बिग्विटी थी एक्ट में कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलेगा और कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अभी सरकार ने उसको भी क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन दे हैव मेड श्योर कि उन्होंने ऐसा इस बजट में कहा है कि हम एक वे आउट, हम एक फॉर्मूला, हम एक कंप्यूटेशन मेथड देंगे कि किस तरीके से रिफंड कंप्यूट होगा। मतलब लेटेस्ट से कि अगर 60 डेज में रिफंड मिलना चाहिए और आपको 72 डेज के बाद रिफंड मिलता है, तो सरकार बोल रही है कि हम 12 दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे या हम 72 डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमने जो प्रोविजनल आपको रिफंड दे दिया और जो बाकी है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला दिया जाएगा जो अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, बट सुनली दे विल नोटिफाई। फिर आया पिनल प्रोविजंस ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के काफी चेंजेस हैं इस बार। उसमें से सेक्शन नंबर 122 जो पेनल्टी प्रोविजंस की बात करता है, उसमें ऐसा बोला गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनल्टी 10,000 या उससे ज्यादा लग सकती है अगर उन्होंने कोई भी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से की हो, या उन्होंने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई की हो कंपोजिशन स्कीम के थ्रू, या फिर उन्होंने कोई भी डिटेल फर्निश नहीं की हो, तो उस केस में उनको 10,000 या उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स या 10,000 जो भी सबसे ज्यादा है उस अमाउंट का उनको पेनल्टी होगी। फिर आया डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। दो टाइप के ऑफेंसेस ऐसे थे जो सेक्शन 132 में पहले क्लब होते थे, अब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज कर दी गई है और अब ऐसा बोला गया है कि अगर आपने कोई भी ऑफिसर को या प्रॉपर ऑफिसर को आपने प्रिवेंट किया उसकी ड्यूटीज निभाने में, या आपने कोई भी मटेरियल बुक्स या एविडेंसेस को टेम्पर किया, तो उस केस में आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। पहले उस केस में भी प्रोसिक्यूशन हुआ करता था, अब उन्होंने बोला कि आपको उस केस में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और जो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट की जेल थी, जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के लिए अब एक्सटेंड कर दी गई है और उसको 6 मंथ्स के लिए कर दिया गया है। कंपाउंडिंग ऑफेंस सेम वही प्रोविजन के लिए है, आपको 138 में उसके बारे में चेंज किया गया है। दूसरा एक हाई कोर्ट के लॉज थे, हाई कोर्ट में ये केस काफी बार डिस्कस भी हुए हैं कि कंसर्न सप्लायर और रिसिपिएंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो पोर्टल शेयर नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि आपके ईवे बिल का डेटा, आपके ई इनवॉइस का डेटा, आपके जीएसटीआर 3B1 का डेटा, कोई भी जीएसटी रिटर्न्स का डेटा, कोई भी फॉर्मेट में गवर्नमेंट अपने कंसर्न सप्लायर से रिसिपिएंट को शेयर कर सकती है। सो बेसिकली पहले ये शेयर करने के लिए रिस्ट्रिक्शन था, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब वो लोग कोई भी कंसर्न सप्लायर को और रिसिपिएंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उनको शेयर कर सकेंगे और शेयर करने के लिए उनको मिलेगा। शेड्यूल 3 एक इम्पोर्टेंट चेंज जो शेड्यूल 3 में आया। शेड्यूल 3 में लाइन आइटम नंबर 7, लाइन आइटम नंबर 8 जो बात करता है हाई सी सेल्स और वेयरहाउस सेल्स बिफोर होम क्लियरेंस, ये दोनों एप्लीकेबल हुए थे 1 फरवरी 2019 से, जिसको अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 Feb 2019 नहीं 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल किया जाएगा। और ये एक ही चेंज ऐसा है जो रेट्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा, बाकी सारे चेंज है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, वो सब नोटिफाई किए जाएंगे। लास्ट एक चेंज आया सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में जो चेंज आया है प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू किया गया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, सर्कुलर नंबर 184 16/2022 जो हाल ही में अभी कुछ 27 दिसंबर को वो सर्कुलर इशू किया गया था। उस सर्कुलर को लेकर काफी एम्बिग्यूटी थी, क्लैरिटी नहीं थी कि अगर ट्रांसपोर्टर अगर गुड्स ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बिकम्स आउटसाइड इंडिया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। तो वो अब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि नाउ दिस सेक्शन इज नो मोर एप्लीकेबल। ये कॉन्ट्रावेन हो रहा था सेक्शन, इसलिए उन्होंने इस बजट में उस सर्कुलर को डिलीट कर दिया है और उन्होंने प्रपोज किया है कि हम डिलीट करेंगे, बट वो कंफ्यूजन के रिगार्डिंग जो भी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ये सेक्शन किया है। तो ये सारे चेंजेस थे जीएसटी में बेसिकली। अगर मैं समरी दूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो रेलेवेंटली सबको एप्लीकेबल होंगे वो है 180 डेज पेमेंट,
कि अगर आपने 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है आपके सप्लायर्स को, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और वेलकम चेंज ऐसा है कि अगर आपने प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं किया तो आपको प्रोपोर्शनेट ही रिवर्स करना पड़ेगा। पहले काफी ऑफिसर्स और काफी लिटिगेशन था कि पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। और सेकेंडली, अगर आपको रिफंड 60 डेज में नहीं मिला है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कैलकुलेशन होगा। थर्डली इंपॉर्टेंट चेंज, आप कोई भी रिटर्न, चाहे वो जीएसटी 9 हो, एनुअल रिटर्न हो, 1 हो, 3 हो, वो 3 साल के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे चेंजेस हैं जो डे टू डे रूटीन में मेजर एप्लीकेबल्स हैं। उसके अलावा बाकी के जो लॉ के चेंजेस हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर जीएसटी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेजॉरिटी पोर्शंस और मेजर डिस्कस करे। कोई भी क्वेश्चन या कुछ हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू अजय जी। अभी अगर किसी के पास कोई प्रश्न है इनकम टैक्स या जीएसटी को लेके, तो हमारे पैनल एक्सपर्ट जो हैं वो उन क्वेश्चन का आंसर अगर पॉसिबल होगा तो जरूर दे पाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं पॉसिबल होगा तो दे विल रिवर्ट बैक। एक क्वेश्चन मेरा है गौरव जी के लिए। हाँ गौरव जी, ये जो जी आपने सर। बताया कि हम ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम, इसमें जो स्विचिंग है वो एक बार कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं अभी ओल्ड रिजाइम में हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर या मतलब जो आने वाले साल है उसमें अगर न्यू रिजाइम में भर देता हूँ तो क्या वापस ओल्ड रिजाइम में आ सकता हूँ? नहीं, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि वन टाइम आप ओल्ड रिजीम में तो ओल्ड रिजीम में रहिए। अगर आप जैसे ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में चले जाते हैं तो आप फिर न्यू रिजीम में ही रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट उसको क्लेरिफाई नहीं कर दे। बट गवर्नमेंट का क्लियरली गाइडेंस जो दिख रहा है वो यही है कि आप न्यू रिजीम में जाइए, आइदर ऑप्शनल और आइदर फोर्सफुली मैंडेटरी। तो मतलब अभी जो भी ओल्ड रिजाइम में है उनको बड़े सोच समझ के न्यू रिजाइम में जाना है, बाद में कोई चांस वैसे नहीं। जो भी अप टू 20-25 लाख रुपीस तक है और जो एचआरए क्लेम करते हैं या फिर सेक्शन 24 के अंदर इंटरेस्ट लोन के ऊपर, हाउसिंग लोन के ऊपर, या एग्जेम्पशंस जो सेक्शन 10 के अंदर आती है, जस्ट लाइक एलटीए, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, इनको अगर वो करते हैं तो उनके लिए ओल्ड रिजीम ही बेटर है, क्योंकि ये सारे एग्जेम्पशन या फिर डिडक्शन आपको न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट का ऐसा अप्रोच, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो ओल्ड रिजिम को बंद ही कर देंगे और फिर सबको न्यू रिजिम में आना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। जब तक ओल्ड रिजीम है तब तक उसका बेनिफिट ले सकता है। पेपरलेस और हेसल फ्री इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ में वो जा रहे हैं, तो जितना मैनुअल इंटरवेंशन जितना कम होगा उसी को वो आगे लेकर के आएंगे। गौरव जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है। जी सर। ये एलटीए और डोनेशन, ये दोनों चीजें जो हैं ओल्ड रीजन में तो हम डेफिनेटली इनका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन न्यू रीजन में इनका बेनिफिट ले पाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का और ये पेंशन के का जो 15,000 का बेनिफिट है वही न्यू रिजीम के अंदर, वो भी इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और पेंशन के ऊपर जो 15,000 का बेनिफिट है वो न्यू रिजीम में भी मिलेगा। अर्लियर टू दिस ईयर जो प्रपोज्ड ईयर है उससे पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं था। तो दैट मीन्स कोई भी एग्जेम्पशन जो आप एलटीए या फिर लीव एनकैशमेंट या रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल अदरवाइज जो मिलते हैं डिफरेंट के अंदर, तो वो सारे, और अंडर सेक्शन 80 के अंदर जितने भी है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, वो सारे डिडक्शन नहीं मिलेंगे न्यू रिजीम में। ओके, थैंक यू। एक चीज और हमको समझ लेना चाहिए कि जो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम वगैरह ये सब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, कंपनियों के लिए वही पुराना ही सिस्टम है।
सैलरीड के लिए न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का रहेगा। एक क्वेश्चन और है जो एक्चुअली राजेंद्र जी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के उनके सेशन में बता रहे थे कि जो कॉरपोरेट्स है उनको इनकम मतलब कॉरपोरेट्स जब एमएसएमई को पेमेंट करेंगे तब उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये समझ में नहीं आया बराबर। मतलब अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका हमारा एज ए खर्चा डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अभी ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने बड़ी कंपनियों के लिए कि वो अगर एमएसएमई से कोई चीज परचेज करती है तो जब तक उनका पेमेंट नहीं करेगी तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे कई बार होगा कि इस साल में परचेज तो 100 रुपये की है, लेकिन पेमेंट 75 रुपये की है, तो इस साल 75 रुपये उनको खर्चा डिडक्शन मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि वो 44 AD सेक्शन में भी शायद चेंज किया है ना? वो मैं देख करके बता सकते हैं। ओके। एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे तो एक फोटोग्राफ हम लोग ले लेंगे। जितने भी जो भी पॉसिबल है सब लोग अगर अपना कैमरा एक बार ऑन कर देंगे तो एक फोटोग्राफ हम लोग लेते हैं। फटाफट आप ऑन कर दीजिए तो मैं एक फोटोग्राफ क्लिक कर दूं। ठीक है, फोटोग्राफ तो हो गया। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं श्रेयांश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आभार ज्ञापन के लिए 2 शब्द कहें प्लीज। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड होपफुली बहुत होलिस्टिक लेवल पे था। स्टार्टिंग फ्रॉम बड़े लेवल से लेके जीएसटी एंड इंडिविजुअल लेवल तक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिए। अगेन अगर किसी को भी और कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन पास इट ऑन टू अस एज वेल, और अजय जी मुझे हम लोग आगे भी पास ऑन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं कभी भी फॉर गाइडेंस एज वेल। एंड होपफुली ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे हर चीज में। जय जिनेंद्र। सभी स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, गौरव जी और अजय जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज ये प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कार्यक्रम की समाप्ति करें। अमित जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। थैंक यू।